नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। देश के जाने माने लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का कोलकाता में एक कार्यक्रम होना था जिसे रद्द कर दिया गया है और इसकी वजह थी जावेद अख्तर का विरोध कर रहे जमीयत उलेमा हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठन। इससे पहले जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था कि कांग्रेस पार्टी हेमंता बिस्वा शर्मा यानी असम के मुख्यमंत्री को टिकट ना दे क्योंकि उनमें आरएसएस की मानसिकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या सेकुलरिज्म का जाप करने वाली पार्टियों के लिए तुष्टीकरण मजबूरी बन गया है? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बुधवार एडिशन में, वेडनेसडे एडिशन में इसी पर सीधी और सपाट बात। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2024 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए पासपोर्ट और वीजा से छूट दे दी है। इस फैसले से खास तौर पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं समेत हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। जो लोग रोहिंग्याओं को अवैध रूप से बसाना चाहते हैं, जिन लोगों का दिल अवैध बांग्लादेशियों के लिए लगातार धड़कता है क्योंकि उनको हिंदुओं से नफरत है, तो वो आज इसका विरोध कर रहे हैं। तो उत्पीड़न किसी का भी हो, किसी समूह का हो, किसी धर्म का हो, सब लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुलने चाहिए। इस बीच दो बड़ी सियासी घटनाएं हुई हैं। 1 सितंबर को कोलकाता में जाने माने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर का मुशायरा होना था, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने जावेद अख्तर का भारी विरोध किया और इस विरोध के आगे घुटने टेकते हुए ममता सरकार ने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। जिसके बाद जावेद अख्तर ने कहा कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी नया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं काफिर हूं और 100% मैं नर्क में जाऊंगा। दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए, मैंने खत भेजा उनको, उन्होंने नहीं माना। आज वही हेमंत है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। মাদানী সাহাবে মোক ধমকি দিছে, রাহুল গান্ধীয়ে মোক ধমকি দিছে। মই আজি মাদানী আৰু ৰাহুল গান্ধীক এটাই কথা কব খোজো, অসমক আপোনালোকে যিমানে ধমকি দিব চেষ্টা কৰিব, অসমে লাচিতৰ হেংদান আকৌ এবাৰ হাতত তুলি ল'ব। इससे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया था और ये ऐलान 2014 में ही सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के 3 दिन बाद किया गया था। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। इतना ही नहीं, 2021 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ से भी गठबंधन किया था, जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। तो आज बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष सत्ता के लिए तुष्टीकरण का बड़ा खेल खेल रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तुष्टीकरण की नीति पर विपक्ष की राजनीति। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं विपक्ष के तुष्टीकरण के ट्रैक रिकॉर्ड वाला विश्लेषण। अगस्त 2015 जमीयत के मौलाना मदनी ने कहा, मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था कि कांग्रेस हेमंता बिस्वा शर्मा को टिकट ना दें क्योंकि इनकी मानसिकता आरएसएस वाली है। अब साल 2021 आता है और बंगाल का चुनाव आता है। कांग्रेस और लेफ्ट ने इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन किया। अब ये इंडियन सेकुलर फ्रंट क्या है, ये पूरी पोल खोलता है। ये फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है आईएसएफ। 2014 का लोकसभा चुनाव
सोनिया गांधी दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी से मिलती हैं और ठीक 3 दिन बाद मुलाकात के सैयद बुखारी कांग्रेस को खुला समर्थन दे देते हैं और 2014 के चुनावों के अंदर वो कांग्रेस का साथ देते हैं। अब मैं बिहार का खेल आपको बताता हूं। वक्फ कानून के समर्थन पर कई मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया था। तेजस्वी यादव आपको इमारते शरिया के मंच से सत्ता मिलने पर नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की उन्होंने बात कही। अब राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा का फोकस ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में था और वहां जिसने गाली निकाली नरेंद्र मोदी की मां को, वो भी रिजवी था। अब मैं बढ़ता हूं आगे, बंगाल का हाल आपको बता देता हूं। बंगाल में मुस्लिम संगठनों के विरोध के चलते कोलकाता में जावेद अख्तर जैसे नामी लेखक गीतकार का मुशायरा कैंसिल करना पड़ा। और क्यों कैंसिल करना पड़ा मैं आपको बताता हूं। 10,000 से ज्यादा मदरसों को मान्यता दी गई है। अल्पसंख्यकों के लिए 21.37 करोड़ की छात्रवृत्ति है। 145 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक रोजगार योजना में लगाए गए हैं। और यहां पर जमीयत उलेमा हिंद जिसके कई नेता टीएमसी के साथ हैं और एक तो मंत्री भी हैं, उसके दबाव में यह फैसला लिया जाता है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या विपक्ष का धर्म सेकुलरिज्म वाला है लेकिन कर्म तुष्टिकरण वाला है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ शहजाद पूनावाला आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आसिम वकार प्रवक्ता AIMIM के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर। तौसीफ खान TMC के, मेरे साथ रोहित सिंह हैं, संयोजक युवा चेतना मंच के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं सीधे तौर पर। तौसीफ खान, जावेद अख्तर का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, यह कैसा सेकुलरिज्म है? देखिए, जावेद अख्तर का नाम जो है हमेशा से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ता रहा है। तो ये कह देना कि जावेद अख्तर जो है कोई एक नॉन पॉलिटिकल लोग है, ये सही नहीं होगा। दूसरी बात, ये प्रोग्राम जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और सिर्फ इसी एक प्रोग्राम के लिए जावेद साहब नहीं आ रहे थे। जावेद साहब यहाँ पे और भी प्रोग्राम के लिए अटेंड कर रहे थे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये जमीयत उलेमा हिंद आपकी क्या लगती है कि उसके दबाव में आपने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया? नहीं, जमीयत उलेमा हिंद एक संगठन है। भारत में जैसे बहुत सारे NGOs है, उसी तरीके से ये भी एक NGOs है। अब बीजेपी को या आपको उससे जो है तकलीफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जमीयत उलेमा हिंद से तकलीफ नहीं है। मेरे को तकलीफ यह है कि एक राइटर का, एक गीतकार का मुशायरा इसलिए कैंसिल कर दिया क्या? क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद ने बोला। अब वो कल को बोलेंगे कुछ और कैंसिल कर दो तो वो भी कर देंगे। ये सेकुलरिज्म है आपकी सरकार का। अब कोई संस्था अगर हिंदू जागरण मंच पर भी कुछ कैंसिल करेंगे? नहीं, कोई संस्था कोई प्रोग्राम करवाती है तो वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो प्रोग्राम कैंसिल कर दे, गेस्ट लिस्ट में कोई एडिशन या डिलीशन कर दे, उस पे सरकार का कोई जो है लेना देना नहीं होता। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, शहजाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग। डिबेट शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी कहा गया कि जावेद अख्तर पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, तो ये जावेद साहब की तस्वीर मैडम ममता बनर्जी के साथ, शबाना आज़मी और जावेद अख्तर। हाँ, कैमरामैन फोकस करना, जरा थोड़ा सा फोकस करना। इसको बोलते करामते सेकुलरिज्म, इमारत शरिया के नाम पर जो है वो एतबार संविधान को समाप्त करते हुए दिखाई दे रहा है। आज मैं मेरे दोस्त विवेक जी से पूछना चाहता हूँ, वैसे तौसीफ साहब को पता नहीं होगा कि जमीयत उलेमा हिंद का जो वेस्ट बंगाल का फ्रेंचाइजी है ना, उस फ्रेंचाइजी के ओनर या प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो जो वक्फ पे सड़कों पे जाम करना चाहते थे, कत्लेआम करना चाहते थे, वक्फ के नाम पर संविधान के ऊपर शरिया को रखना चाहते थे, वही है जो मंत्री भी है। एनीवेज उसको छोड़ देते हैं। विवेक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और विवेक से पूछना चाहता हूँ, बड़े विवेक से जवाब देना, वक्कार की तरह जवाब मत देना, वक्कार बैठे हैं। विवेक जी से मेरा सवाल है कि जावेद अख्तर की बोलने की आज़ादी पर जमीयत उलेमा के हिंद के नाम पर जो कुठाराघात अर्थात गला काटने का काम हुआ, क्या ये इस्लामोफोबिया है या ये सेकुलरिज्म है? पॉइंट 1। पॉइंट 2,
ये कैसा सेकुलरिज्म है कि फुरफुरा शरीफ के जहां पर जाकर सजदा करते हैं, फिर उद्धव सेना जो मुस्लिम वोट को खत्म करना चाहती है वहां पर प्रणाम करते हैं और मुस्लिम लीग के साथ केरल में जो है संगम करते हैं। ये कैसा सेकुलरिज्म है, जरा समझाइए हमको। ओके, और क्या आपको लगता है फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन सेकुलर है? हाँ, मैं सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहले 5 सेकंड में फुरफुरा शरीफ के सामने कॉमन विंडो प्रोग्राम लिख दिया गया था। इसको मानते हो, हस्ताक्षर करते हो तो आओ और नहीं तो मत आओ। लेफ्ट बड़ा क्लियर है। फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन आपकी नजर में सेकुलर है? हाँ है या ना है? नहीं, अगर नहीं, एक सेकंड अगर मगर की बात नहीं है। फुरफुरा शरीफ का गद्दी नशीन आपकी नजर में सेकुलर है, यही है ना? हाँ, अगर वो वामपंथी आइडियोलॉजी को समर्थन करने के लिए तैयार है और आता है और मेरे टर्म्स कंडीशंस पे आता है तो ऑल आर वेलकम, इंक्लूडिंग शहजाद पूनावाला। और अगर हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आता है, वामपंथ बड़ा क्लियर है। मैं शहजाद पूनावाला को दावत देता हूं, आइए और कम्युनिस्टों को ज्वाइन करिए। लेकिन समझिए पहले साम्यवाद क्या है। अगर आप एग्री करेंगे तभी आप आइए। दूसरी बात, जावेद अख्तर पे मैं आता हूं बड़ी क्लियरली, सुन लीजिए। कैफी आजमी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के दफ्तर के एक कमरे में रहा करते थे अपनी बेगम शौकत खानूम के साथ, और शौकत आजमी के साथ वहीं पे शबाना आजमी का जन्म हुआ। 8 कमरों के बीच में एक शेयर्ड टॉयलेट बाथरूम था। वहीं पे इंटेलेक्चुअल टॉक्स होती थी प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की। सुन लीजिए जरा, पहले सुनिए जरा। फैज अहमद फैज भी वहीं आया करते थे। और ये इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स की बात है। जावेद अख्तर एक एथिस्ट हैं। जावेद अख्तर उसी लीनियज के हैं जो मानते हैं कि इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं। मैं जावेद अख्तर का समर्थन करता हूं। अगर जावेद अख्तर का कोई भी प्रोग्राम कैंसिल किया गया है और किसी ने भी करवाया है तो मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं। आई सपोर्ट जावेद अख्तर आउट एंड आउट। ओके शहजाद, ही इज अ प्रोग्रेसिव थिंकर एंड ही शुड बी एनकरेज्ड। विवेक जी, आपने लंबा बोला, 10 सेकंड। तो विवेक जी आज कह रहे खुलकर कि इंडिया अलायंस में जो इनके साथ है टीएमसी वही संविधान का कत्ल कर रही है और वो इस्लामोफोबिक भी है क्योंकि जावेद अख्तर के बोलने की आजादी पर कुठाराघात। तो कब इनसे रिश्ता तोड़े? और दूसरी बात, भाई साहब ये तो गजब है। अमीश जी, सुधांशु जी कई बार आपके डिबेट में आते हैं तो हम देखते रहते हैं, ये इस्लामिस्ट और लेफ्टिस्ट कहीं पर एक नहीं हो पाया। जहां लेफ्टिस्ट पावर में वो इस्लामिस्ट के कहीं मस्जिद को तोड़ रहा है, कहीं कुछ और कर रहा है, यहां पर जो है इस्लामिस्ट बोला जा रहा है कि लेफ्टिस्ट के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। फुरफुरा शरीफ का मेन एजेंडा है कि शरिया लागू हो। उसने बोला 50 करोड़ हिंदू मारे जाएं और आप कह रहे कि वामपंथी, अच्छा हो सकता है वामपंथी विचारधारा भी ये हो। नहीं, वरना बता दीजिए कि ये इंटरसेक्शन कहां हो रहा है। मतलब आपने जावेद अख्तर को हमारा समर्थन है, आपकी आस्था होगी ना। एक सेकंड, ओके विवेक, फुरफुरा शरीफ में आस्था है? फुरफुरा शरीफ की हमारे में आस्था हो गई थी। अच्छा, फुरफुरा शरीफ की हमारे में आस्था हो गई थी। दे एग्रीड टू आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। वी आर वेरी क्लियर। हम इस्लामिस्ट के साथ नहीं है, हम मुसलमानों के साथ हैं। हम मुसलमानों के साथ हैं। आप मुसलमानों का उत्पीड़न करेंगे जबरदस्ती में, इस तरह की चीजों को कैसे आ गया विवेक, जिससे मुसलमानों का हैरेसमेंट हो, वामपंथ उसका समर्थन नहीं करेगा। जावेद अख्तर तो मुसलमान ही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है अब तो। जावेद अख्तर तो खुद मुसलमान है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। समर्थन में है जावेद अख्तर के। ही इज अ राइटर, ही इज एन इंटेलेक्चुअल, ही इज एन इंटेलेक्चुअल, ही शुड बी सपोर्टेड। नहीं, आज कंफ्यूजन है अमीश जी। आज आपके पैनल में इतना भारी भरकम कंफ्यूजन है। मुसलमान तो फुरफुरा शरीफ की आपने आस्था निकाली, आपने बोला विवेक। अच्छा, जमेता वामपंथी लड़ेगा वामपंथी, हर वामपंथी लड़ेगा। एक सेकंड व्यूअर्स, ये ऐतिहासिक हो रहा है। जमेता उलेमा हिंद की किस में आस्था है? वो तो सोनिया गांधी को कहता है कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। फिर आप कहते हैं कि आप लोग सेकुलर है। ये कैसा सेकुलरिज्म है? इस मुल्क के अंदर हर संगठन को राइट है वो अपने हिसाब से चले। सरकार क्या करती है नहीं करती है, मेन बात यह है। नागरिक का लेना देना सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में। सरकार की बात नहीं है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं यहां पर, मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं यहां पर। मैं कांग्रेस सरकार पे घूम जाती है। कांग्रेस की बात करिए ना। कांग्रेस सरकार में, आप सरकार में। अगर कोई कांग्रेस को राय दे रहा है दे। नहीं, आप पत्रकार हैं, आप भी राय दीजिए। शहजाद पूनावाला बैठे हैं, ये भी राय दें। अच्छा। राय देने में कोई रुकावट है? बिल्कुल राय देनी चाहिए। मैंने बोला नागरिक को भी राय देनी चाहिए। तो कांग्रेस की टिकट और लेफ्ट की टिकटें फुरफुरा शरीफ और जमेता उलेमा हिंद तय करती है। बिल्कुल ये नैरेटिव गलत है। ये नैरेटिव गलत है। ये नैरेटिव क्या? ये नैरेटिव गलत है बिल्कुल। और मैं नहीं, सुनिए सर, सुनिए। सेलेक्टिव सपोर्ट होता है
अगर चलिए, मदनी एक साहब वाक्य। आसाम में जा रहे हैं और मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक वाक्य। तो हम वहां पर मदनी साहब के इस एक्टिविटी का समर्थन कर रहे हैं। Only one line. बिल्कुल गलत कर रहे हैं मंतव्य। ओके, 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 बांग्लादेशियों के नाम पे हर बंगाली बात आपके बोलने सम्मान वाले में बाकी के मुसलमान चीज़ों को पे- आप विवेक रोहिंग्या जी नहीं एक ही कह लाइन, सकते। विवेक जी एक ही लाइन, विवेक ने बोला कि कोई संगठन सलाह देना चाहिए तो जो सार्वजनिक रूप से सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, वो बीजेपी को सलाह देते हुए बोलते हैं कि देखो नागपुर से इशारा आ रहा है, और जमीयत उलेमा हिंद जो क्लियर कट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो टिकट डिसाइड करे तो वो तो सलाह होती है। अब बताओ विवेक जी कि क्या फिर आरएसएस टिकट का नहीं decide। सांस्कृतिक रूप से देश निर्माण में कोई योगदान देना गलत है? जी जी हाँ, गलत इसलिए है क्योंकि गजब है, ये आरएसएस क्या ने है? ये अपना पॉलिटिकल हिपोक्रेसी विंग की बना दुकान करके है। सत्ता ये में आने की हिपोक्रेसी कोशिश की करी। दुकान है। आरएसएस एडवाइजरी पोजीशन में नहीं है, 3 बार बैन हुआ, गोडसे की कंट्रोवर्सी से जुड़ा अच्छा हुआ ठीक है, कहाँ अच्छा आप ठीक है, RSS मैं की मैं तुलना मैं कर रहे हैं आता हूं, मैं तो दूसरे विषय पर आता हूं, मैं दूसरे विषय पर आता हूं। देखिए, मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है, 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हो चुके गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को तत्काल देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इसमें नागरिकता देने की फिलहाल बात नहीं कही गई है। यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इस डिसीजन का आप समर्थन करते हैं विवेक, हाँ या ना? मेरे हिसाब से पीड़ित किसी भी धर्म का हो, भारत को संरक्षण देना चाहिए। अगर हिंदू पीड़ित है तो अहमदिया भी पीड़ित है, शिया भी पीड़ित हैं, बहुत से समुदाय पीड़ित है। बड़ा दिल करिए, उनको रिफ्यूजी के रूप में लाइए, जब उनके देश में हालात ठीक हो वापस भेजिए। नागरिकता देने के लिए हम भी नहीं कह रहे किसी को, और अगर हिंदू पीड़ित है बिल्कुल आए। ओके, लेकिन आपका टेक इसके ऊपर आ सकता है। आपका टेक इस विषय के ऊपर, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है, आपका टेक इसके ऊपर। नहीं सर, मुझे जो विषय बताया गया था वो ये बताया गया था कि जो नया कानून आया है, सख्त कानून सीएए का, जी 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 जी, जी उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2024 तक भारत में दाखिल हो चुके गैर मुस्लिम नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को तत्काल देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा और उन्हें देश में रखा जाएगा। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को फायदा मिलेगा, मुसलमान नहीं है इसमें। नहीं, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, अभी आपने कहा जावेद अख्तर मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है सर, वो नास्तिक है, अपने मुंह से कह चुके हैं, एथिस्ट हैं वो ना मुसलमान है ना हिंदू हैं। वो कहते हैं हम किसी भगवान को नहीं मानते, ना अल्लाह को मानते, वो ये बोलते हैं। तो जो आदमी किसी धर्म का नहीं है सर, उस पर आप मुसलमान होने का वो लगा रहे हैं कि साहब वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है सर वो। और जो आदमी मुसलमान धर्म में पैदा होने के बाद, जिसके कान में अजान दी गई और जो मुसलमानों के संस्कार में पला बड़ा, उसके बाद उसने मुसलमानों के विरोध में आके मुसलमानों से गद्दारी कर दी, वो आपका भी नहीं हो सकता सर, गारंटी है। ममता बनर्जी ने सही फैसला लिया। जो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं सर, वो आपका भी नहीं होगा। आप परेशान ना होइए, बिल्कुल परेशान ना होइए। तो मतलब जावेद दूसरी मतलब बात, आप कह रहे हैं कि आपने जावेद भी बात अख्तर अपने कही, बाप के देखिए, नहीं है। हाँ सर भाई, जिस आदमी ने उसको पाला पोसा, जिस आदमी ने उसको संस्कार दिए, जिस आदमी ने उसको अल्लाह बताया कि ये अल्लाह है, हम अल्लाह को मानते हैं, जिस आदमी ने बताया कि ये कुरान है और ये नबी हैं, जब उस आदमी ने अपने बाप की बात नहीं मानी और उनका विरोध कर दिया कि नहीं हम नहीं मानते किसी को, तो वो सर आपकी हमारी कहाँ मानेगा सर। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ना हुआ अपने बाप का वो क्या होगा आपका। दूसरी बात, आपने अभी सरकार के फैसले पे कहा, देखिए ऐसा है कि सरकार नहीं सरकार पे बोल दो, अभी सरकार का जो फैसला आया इस पे भारत सरकार के एक मिनिस्टर हैं सुकंता मजूमदार, सुकंता मजूमदार ने एक मुबारकबाद का ट्वीट कर दिया और बाद में अपना ट्वीट करके उन्होंने डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद फिर दूसरी बात लिखी। तो जब सरकार के मंत्रियों को अपने सरकार के बनाए हुए कानून नहीं पता ठीक से, ओके 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 शहजाद क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, कैसे लागू करेंगे, तो सर आप आम आदमी से कैसे उम्मीद कर रहे हैं सर।
देखिए ऐसा है कि अब तो पता नहीं कि राजनीतिक दल लोगों को अपने धर्म से भी खारिज करने का सर्टिफिकेट लेकर घूम रही है, घूम सकती है। बाप से भी खारिज कर रहे हैं। बाप से भी खारिज कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने भाइयों के जो जिस प्रकार के बयान आए हैं उसको खारिज किया है कि नहीं किया है, या उसको स्वीकार के रखा है। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आज कि जावेद अख्तर आस्तिक है नास्तिक है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या जावेद अख्तर को अधिकार है कि वो अपनी बात बिना कोई हिंसा के बात रख सके है कि नहीं है? और अगर कोई संगठन इस प्रकार से उसकी बोलने की आजादी पर कुठाराघात करता है तो सो कॉल्ड संविधान बचाओ वाले आज, बोलने की आजादी अभिव्यक्ति की आजादी पर नाचने वाले लोग आज वो कहां पर चले गए? और ये वो बोल रहे हैं, देखिए अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर मुंह में उंगली डालिए तो बोल देता हूं कि अभी तो कुछ हफ्ते पहले ही एम्बेसडर ऑफ अमेरिका से मिल रहे थे ओवैसी साहब। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त कौन? इजराइल। इजराइल ने क्या क्या किया है पैलेस्टाइन से, तो अब बोला जा सकता है कि वो तो अपने जो बताए हुए जो इशू है उसके साथ नहीं, तो उसके साथ नहीं तो फिर वो भी खारिज होने चाहिए। भाई ये तो इनकी असलियत है, दोहरे मापदंड पे क्या बोला जाए इनके बारे में? जवाब नहीं सर, देखिए हमारे देश में भारत में अमेरिका की एम्बेसी है सर, उनके एम्बेसडर अपॉइंट हैं, हाई कमीशन है सर हैदराबाद में, और किसी दुश्मन के दोस्त से मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस दुश्मन से भी इत्तेफाक रखते हैं। नहीं आप खारिज हुए कि नहीं? दुबई जो है, दुबई नहीं, हम खारिज जावेद अख्तर खारिज हो गए अपने बाप से, हम खारिज नहीं हुए। अच्छा नहीं हम खारिज नहीं हुए। बात सुनिएगा पहले। जो गाजा में बमिंग कर रहा है अमेरिका एक अलग मुल्क है, मिलने के बाद भी ये गाजा के साथ है, गजब है। और वो इस्लाम से खारिज हुआ। अरे सर आप बात तो सुनिए। हम जिस देश में रह रहे हैं, हाँ, ये देश हाँ, फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है, इजराइल के साथ भी खड़ा है। हाँ, अच्छा तो इजराइल ठीक है ना? तो क्या करें इसके लिए? नहीं क्या करें? खुश है कि इजराइल के पक्ष में आप बोल रहे हो? आप जिस पार्टी में हैं उसके नेता नेतन्याहू से भी मिलते हैं और फिलिस्तीन से भी मिलते हैं। तो ओवैसी साहब मानते हैं ना? क्या सही है सर, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम अगेंस्ट हैं नेतन्याहू के और इजराइल के। तो अमेरिका के एम्बेसडर से क्यों मिले? कंडेम करते हैं, हम नहीं उनके साथ खड़े हैं। अरे तो अमेरिका के एम्बेसडर से क्यों मिला? अमेरिका का तो ऑफिशियल बयान है कि गाजा में जो करना है हम मदद करेंगे। आप फंसा रहे हैं आसिम वकार को। ना मैं फंसा नहीं रहा। अब देखिए आसिम वकार साहब के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वैसे मैं आपको फंसा तो सकता ही नहीं है। आसिम साहब वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एरुडाइट। दरअसल है क्या कि ये खुद ही नहीं जानते इनको बात क्या करना है। मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। हमारी तारीफ मत कीजिए आप, हमें आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है। आप मोहताज नहीं है, ये बात सही बात है। हमें तारीफ की जरूरत नहीं है आपकी। पर मुझे लगता है कि राजनीतिक पटल पे एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं। ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये अच्छी बातें भी रखते हैं। पर मैं आसिम साहब से पूछ रहा हूँ कि देखिए अगर आपने जावेद अख्तर को अपने परिवार से खारिज कर दिया, ये चलिए आपका अधिकार है, आपकी बोलने की आजादी है, पर जावेद अख्तर साहब के पास भी तो बोलने की आजादी है। और आप अमेरिका से मिलो और आप फिर भी पैलेस्टाइन के साथ, पर वो अगर कोई बात रखे अपने संविधान के दायरे में, आप इस बात तो को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये कैसे हो जाता है भाई? सुनिए सर, अरे सुनिए सर, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब को हमने इस्लाम से खारिज नहीं किया, जावेद अख्तर साहब ने खुद इस्लाम छोड़ दिया। ठीक है पास से तो अभी कौन इस्लाम में है, कौन इस्लाम में नहीं है, ये विषय नहीं है। जावेद अख्तर उन्होंने खुद कहा है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। रोहित सिंह विवेक मैं आपको बताऊंगा। एक मैं आपको आगे मौका दूंगा। रोहित सिंह, ये विरोध इस बात का है कि गैर मुस्लिमों को देश में क्यों आने दिया जा रहा है, गैर मुस्लिमों को, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन है, कह रहे सबको आना चाहिए, पारसी भी है। अमीश जी, जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर उस समय के तत्कालीन बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू जी की इच्छा अनुसार हुआ, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत का, तो पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक आबादी, जो इस देश मतलब हमारे देश भारत के अंदर बहुसंख्यक है, उसकी आबादी लगभग 20-22% थी और घटते घटते आज वो 2% के नीचे जा चुकी है। वहां स्थापित सभी मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया। मैं सिर्फ एक राष्ट्र पाकिस्तान का उदाहरण दे रहा हूं, जिसका निर्माण हमारे देश को विभाजित करके किया गया था। और उस देश मतलब पाकिस्तान के अंदर जो बहुसंख्यक आबादी है, जिसको हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, जिनकी भूमिका हमारे देश की आज़ादी में रही है, हम अशफाक उल्लाह खान को भी अपने देश के निर्माण आंदोलन में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में मानते हैं। उनकी आबादी इस देश में गुणात्मक तरीके से बहुत आगे बढ़ी। इसका मतलब हिंदुस्तान के अंदर, भारत महातारी के अंदर जो बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी, उसने मुसलमानों का संरक्षण किया और मुसलमानों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। उनकी आबादी बढ़ी, वो लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से इस देश में फ्लरिश किए। लेकिन पाकिस्तान, जिसका निर्माण धर्म के आधार पर हुआ, वहां मौजूद हिंदुओं की संख्या 20-22% हिंदुओं की क्या, सिखों की, पारसियों की, क्रिश्चियंस की, सबकी कम हुई? नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, 20 सेकेंड उस पर भी आ रहा हूं। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। एक मैंने स्पष्ट रूप से कहा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कह के मैंने कहा, पाकिस्तान के अंदर मौजूद ईसाई भाई बहन, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म को मानने वाले भाई बहन की भी आबादी बहुत तेजी से गिरी, उनको बहुत खतरा हुआ। सेम स्थिति अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हुई। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को, आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह को, कि इन दोनों ने, इस सरकार ने देश के अंदर मौजूद जो लोग, एक प्रैक्टिकल सवाल है, एक प्रैक्टिकल सवाल है। ओके, अतीकुर रहमान, एक प्रैक्टिकल सवाल है जो जिसकी बात रोहित, और वो भारत आएंगे तो बचेंगे। ओके, रोहित ने जो बोला ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में हिंदू भी कम हुए, सिख भी कम हुए, बांग्लादेश में हिंदू भी कम हुए, सिख भी कम हुए, अफगानिस्तान में हिंदू भी कम हुए, सिख भी कम हुए। उनके पास 57 देश नहीं है, 57 इस्लामिक मुल्क हो सकते हैं, लेकिन उनके पास एक भारतवर्ष ही है सिखों के लिए और हिंदुओं के लिए। कहां जाएंगे वो इसके अलावा? चलिए, कम से कम रोहित जी ने और आपने, अमित जी, ये बात तो कबूल की कि सारा के सारा सीएए धर्म के ऊपर आधारित है। सिर्फ धर्म के लोगों को पहचान के आप उनको प्रताड़ित मान रहे हैं, लेकिन आप धर्म के उन लोगों को प्रताड़ित नहीं नहीं मान रहे हैं जो मुसलमान हैं। ये बात एस्टेब्लिश है। तो आपकी मानवता इस बात को मानती है कि क्योंकि मुसलमान पाकिस्तान के अंदर सिर्फ शिया होने के नाते प्रताड़ित है, फिर भी आप उसको नागरिकता नहीं देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अशफाकुल्ला खान का एग्जाम्पल दिया, क्या अशफाकुल्ला जैसे खान जैसे लोग इस चीज को मानते थे कि भारत के अंदर धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाए? ओके, क्या ये ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से मेल नहीं खाती है आपकी पॉलिसी? ओके, रोहित सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको रोहित सिंह क्या करिए ना, आप एक्सपोज हो गए। ओके, रोहित सिंह जवाब बताइए। बोल दो अपेंडिसाइटिस का दर्द उखड़ गया रोहित सिंह बोलिए। इसका इलाज हमारे पास आयुर्वेदिक तरीका से है। इनके पेट में जो अपेंडिसाइटिस का दर्द उखड़ गया है, उसका इलाज मेरे पास है। हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी को टारगेट करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में मारा जा रहा है, उनकी बुनियाद को खत्म की जा रही है। 55 सालों तक कांग्रेस और लेफ्ट का शासन इस देश में गाहे बगाहे रहा, इन लोगों ने उनकी चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार चिंता कर रही है तो इनको पानी नहीं पच रहा है। क्यों नहीं सरकार चिंता करेगी? इस देश के अंदर मुसलमानों का संरक्षण हुआ, हम लोगों ने किया, मिलकर किया, आगे भी करेंगे। भारत का अभिन्न अंग है मुसलमान। मुसलमान हमारा भाई है, बौद्ध हमारा भाई है, जैन, पारसी हमारा भाई है, ईसाई हमारा भाई है, इसमें आपत्ति कहां है? लेकिन पाकिस्तान में हिंदू को खत्म कर दिया, बांग्लादेश में जड़ से मिटा दिया, अफगानिस्तान में मिटा दिया। क्यों नहीं इनके पेट में दर्द उखड़ा? क्यों नहीं इन्होंने आपत्ति जताई? क्यों नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव परिवार, नेहरू गांधी परिवार चिल्लाया? क्यों नहीं कानून बनाया? क्यों नहीं दर्द हुआ? जवाब दे। मोदी जी ने अगर चिंता की, समाप्त हो रहा है, सिख वहां समाप्त हो रहा है। पाकिस्तान एक फेल स्टेट है के समर्थक लोग, और अतीकुर रहमान से मैं पूछता हूं, शर्म आनी चाहिए इनको। अच्छा ठीक है, आपने बोला अतीकुर रहमान की बारी है। रोहित सिंह शांति ने टारगेट अतीकुर रहमान की बारी है। ऑडियो डाउन। ओके, अतीकुर रहमान। पाकिस्तान एक फेल स्टेट है। आप क्या ये साबित करना चाहते हैं कि आप उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं जो रास्ते पर पाकिस्तान चला, जिस रास्ते पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया, आप प्रताड़ित करना चाहते हैं? आप क्यों अपने आप को एक्सपोज करते हैं ऐसी बातें कर करके? कोई भी सिटीजनशिप का कानून अमित जी धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, और ये हमारी प्राचीन सभ्यता से रिलेट। अरे इनको कहां से उठा के लाए हो? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, मैं पर्सनल डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। वर्बल डायरिया है रोहित सिंह को। एक सेकंड, मैं एक सेकंड
ओके रोहित सिंह, आपको वर्बल डायरिया भाई, मैं छोड़ो ना, आपको मौका देता हूँ। अम्बेडकर का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश को हमेशा सुरक्षित अरे रखेगा। इलाज करवाइए ना रोहित जी, इलाज करवाइए ना। जय भीम मुझे है, कभी भी इलाज एपेंडिक्स अपना नहीं कराइए। हुआ है, मोदी लेकिन जी जब आपको तक तो दिख प्रधानमंत्री रहा है हैं, डायरिया। देश का हर व्यक्ति सुरक्षित आपका है। फूट के आपका आप इलाज जरूरी है। अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि सीए कानून धर्म के आधार पर, वैसे सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आ गया, परंतु मैं आपको बताऊं महात्मा गांधी जी ने इसकी वकालत की थी। 25 सितंबर 1947 का स्टेटमेंट है। फिर मनमोहन सिंह का 2003 का बयान। I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our country, उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज है, उनके लिए फास्ट ट्रैक ऑफ सिटीजनशिप होना चाहिए। उसके बाद 2007 से 9 में यूपीए ने 2 साल ये व्यवस्था भी की। उसके बाद 2011 में कमिटी प्रणब मुखर्जी की बनती है और उसमें कहा जाता है कि ऐसे प्रताड़ित माइनॉरिटीज, नॉट द एवरी कम्युनिटी, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और आखिरी बात मैं बता दूं, बड़े मजेदार बात, प्रकाश करात ने 2012 में हिंदुओं के लिए नागरिकता की पेशकश की थी, ईस्ट पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के लोगों के लिए। फिर उसके बाद 2018 में राजस्थान के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी के, 2015 में असम कांग्रेस का डिमांड था। उसके बाद तरुण गोगोई जी का 2012 का बयान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि हिंदुओं को नागरिकता दी जाए। तो क्या वो सांप्रदायिक थे? अतीकुर रहमान, क्या महात्मा गांधी सांप्रदायिक थे? कुर्बानी आप मेरे बीच में क्या बोल रहे हैं भाई साहब? आपने भुला आप दिया। मेरे बीच में क्या बोल रहे हैं? अमित जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए बिना हस्तक्षेप के। मैं किसी के बीच में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। लास्ट 20 सेकंड देन अतीकुर रहमान यू मुझे दे रिस्पॉन्ड। दीजिए। अतीकुर रहमान कहना चाहते हैं, विवेक अपनी बात करना चाहते हैं, तौसीफ खान रखना चाहते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, यस और नो? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी जी, टिप्पणी जी, की। जी। दूसरी बात, प्रकाश करात 2012 गिव हिंदूज फ्रॉम बांग्लादेश सिटीजनशिप। क्या प्रकाश करात सांप्रदायिक है? क्या प्रणब मुखर्जी सांप्रदायिक थे? ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, बीजेपी ने अतीकुर रहमान, बुलाया, ये बीजेपी ने बुलाया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, मुसलमानों की कुर्बानी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने याद रखने कहा था। क्या बात कर रहे हैं आप? और बीजेपी ने उसका कब बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? कब बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? आप डेट कोट करिए और आप कौन सी किताब है उसको कोट करिए। कहां लिखा हुआ है कि सेपरेट इलेक्टोरल की कुर्बानी को याद रखने के लिए बोला था? उन्होंने ये बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरल का सपना भूल जाइए आप लोग, ये सब मत याद करिए। आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं अतीकुर रहमान। आप अतीकुर रहमान, कब बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? ये डॉक्यूमेंट्स देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहूंगा डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरल छोड़ा, उसको याद रखना चाहिए? उन्होंने बोला था, मैं ये मानता हूं कि आपका दिन 2 दिन में बदल नहीं सकता है, आपका दिल बदल नहीं सकता है 2 दिन के अंदर। आप परसों कुछ और सोच रहे थे, आज कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन ये अलग से वोटिंग अधिकार की बात सोचिएगा भी मत हिंदुस्तान में। थोड़ा सा ये पढ़ लिख लिया करिए ना अमीर जी। बीजेपी के चक्कर में मैं आप अपने आपको फैक्ट्स के चक्कर में बता रहा हूं, आप तुष्टीकरण के चक्कर में भूल गए हैं। ये थोड़ा सा पढ़, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिसकोट कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल was the chairman of that committee on separate He never said this. He was the chairman of उन्होंने कभी ये बोला ही नहीं था। मेरा आपसे हम्बल प्रश्न ये है, देखिए एक साधारण सी बात है। तौसीफ खान को मैं चर्चा में लेके आता हूं। तौसीफ खान, एक सीधी सी बात ये है कि हिंदू प्रताड़ित होता है, सिख प्रताड़ित होता है, पारसी प्रताड़ित होता है, बौद्ध प्रताड़ित होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, तो वो कहां आएगा? कौन सा मुल्क है उसके पास जाने के लिए? हिंदुस्तान नहीं है। तो देखिए ये दुनिया भर में लोग प्रताड़ित होते हैं और आस पड़ोस के जो मुल्क है वहां पे लोग जाते हैं और उनको वो अरे मार दिए जाते हैं वहां देती है। 47 में कितने हिंदू सिख थे, आज कितने बचे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश? धीरज रखिए अमीर जी, धीरज रखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो सवाल ये है कि जब कोई देश ये फैसला लेता है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क से आए हुए शरणार्थियों के लिए कुछ करना चाहती है, शरण देना चाहती है, तो वो एक मानवता के बेसिस पे लिया गया फैसला होता है, ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के आधार पे। और मानवता के जहां पे आधार हो वहां पे धर्म नहीं देखते। अगर आप धर्म देख रहे हैं तो आप मानवता नहीं देख रहे। अगर आप मानवता देख रहे हैं तो फिर आप जो है धर्म नहीं देख सकते। और जब आप धर्म देखते हैं तो सीधा सीधा ये जो है एक पॉलिटिकल ड्रामा है, एक राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, देश में जो है भेदभाव खड़ा करने के लिए,
लोगों को वोटर्स के तौर पे इस्तेमाल करके वोटर्स को बांटने का ये एक साजिश है बीजेपी का। ओके ओके, अगर यू आप मेड योर मानवता पॉइंट। पे बिलीव करते हैं तो आप धर्म को नहीं देख सकते। मैं बड़ा कंफ्यूज इसलिए हूँ। तौसीफ जी आपने बात रखी अपनी। ओके 30 सेकंड शहजाद, 30 सेकंड। तौसीफ जी आपने अपनी बात रखी, अमीश जी ने मुझे मौका दिया है। ऐसे डिबेट नहीं होती, छोटे छोटे नहीं है जो धर्म देख करके नागरिकता। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो धर्म देख के नागरिकता दे। अपनी बात बोली सुना है। अब आप तौसीफ खान शांति, इत्मीनान, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। ओके 30 सेकंड, देन शहजाद आपका ऑडियो डाउन हो जाएगा। मैं जब लास्ट वीक आपकी डिबेट में आया तो ये व्यक्ति बोल रहे थे यहाँ पे भारत में मुसलमानों का जीना हराम है, अब बोल रहे सीए में मुसलमानों को आने दो। ये चाहते क्या है हमसे? दूसरी बात ये है, जब हम लोगों ने एक समय तो अभी भी विवेक बोल रहे थे इस डिबेट की शुरुआत में। तो फिर मत बुलाओ ना, वो इतने अफगानिस्तान में रहने दो ना वहां के मुसलमानों को। भाई मेरे बाप दादा ने सही निर्णय लिया, उसकी लात मुझे मार रहे हो क्या? उन्होंने गलत निर्णय लिया, अब उनको रेड कारपेट, और उनके लिए कौन सी मनाही है? शांति शांति, उनका 30 सेकंड है। ओके 10 सेकंड लेफ्ट। वहां के मुसलमान के लिए आने के लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रताड़ित लोगों को दी जाती है, जैसे तमिल्स को दी गई, जैसे नेपालियों को एक समय पर दी गई। तो क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी था? नहीं, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं था। वहां पे हो ही रहा है धर्म के आधार पर उनकी प्रताड़ना। अरे भाई, मुसलमान की धर्म के आधार पर प्रताड़ना नहीं करेगा। शिया के साथ हो रही है प्रताड़ना, पर वो धर्म के आधार पर नहीं है। और शिया के लिए भी दरवाजे खुले, आए शिया, आए अहमदिया। पर पहले इनसे पूछो, असीम वकार से, अहमदिया को मुसलमान मानते क्या? पूछो एक बार। ओके 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 ओके, असीम वकार। नहीं, वो मुसलमान हो जी। आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछिए शहजाद। असीम वकार जो मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं, नहीं, मैंने सुन लिया प्रश्न, दोबारा जरूरत नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं। उनको बोलिए, अहमदिया को मुसलमान मानते हैं क्या? देखिए, कोई भी धर्म हो वो अपने अकीदे से होता है। बच्चा पैदा होता है, उससे एग्रीमेंट साइन नहीं कराया जाता है, या स्टाम्प पेपर पे नहीं लिखवाया जाता है कि तुम हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान। प्रश्न का जवाब, ये जो अकीदा होता है ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। अकीदे के हिसाब से अहमदिया कादियानी मुसलमान नहीं है, और जो लोग उनको मुसलमान मानते हैं मुसलमान होकर, वो भी मुसलमान नहीं है। आप विवेक से पूछिए, अब इनसे पूछिए, शहजाद पूनावाला से, कि क्या इनकी नजर में अहमदिया मुसलमान है, ये मानते हैं उनको? आप तो वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को उम्मा मानते थे ना। अब उम्मा के नाम पर भी डिस्क्रिमिनेशन आपने शुरू कर दिया। गजब का उम्मा बनाए रखा है भाई। अब कल बोलेंगे कि पसमानदा मुसलमान नहीं। आप अहमदिया को मुसलमान मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। मैं कौन होता हूं इस्लाम से किसी को खारिज करने वाला? पर जो लोग इस्लाम को एक उम्मा के झंडे के नीचे लाते हैं, अब मैं विवेक से पूछा चाहता हूं। विवेक, नहीं, अतिकुर रहमान एज अ पॉइंट। विवेक का इस मामले में क्या काम? अतिकुर रहमान एज अ पॉइंट। अतिकुर रहमान और तौसीफ खान का पॉइंट आना चाहिए। ओके, आप अहमदिया को मुसलमान मानते हैं? एक सेकंड। ओके, अतिकुर रहमान, आप अहमदिया को मुसलमान मानते हैं? यस और नो? यस और नो? दिस डिबेट इज गेटिंग बिगर। ओके, यस, 100% अहमदिया मुसलमान है, और अगर वो कोई गलती कर रहे हैं अपनी अकीदत में तो उसका फैसला। ओके, असीम वकार नाउ रिप्लाई टू दिस। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। असीम वकार, अहमदिया तो मुसलमान है, आप बोलिए वो मुसलमान क्यों नहीं है, उसके 3 पॉइंट, और फिर अतिकुर रहमान बोलेंगे वो मुसलमान क्यों है, उसके 3 पॉइंट। मैंने सर बहुत क्लियरली कहा कि ये अहमदिया अकीदे से मुसलमान नहीं है। 3 पॉइंट क्यों नहीं? जो लोग मुसलमान होने के बाद भी अहमदिया को मुसलमान मानते हैं, वो खुद मुसलमान नहीं तो है। अतिकुर रहमान भी मुसलमान नहीं है? तो जावेद अख्तर खारिज, अतिकुर रहमान खारिज। ओके, अतिकुर रहमान पे भी लागू होती है बात। जी अमीश जी, अल्लाह ने साफ तौर पर कुरान में ये कहा है कि अकीदत का तय करना मेरा इख्तियार है, यानी अल्लाह का इख्तियार है। आप खुद मुसलमान नहीं है ये कह रहे हैं। वो इख्तियार नहीं है कि वो जावेद साहब या अहमदिया को ये डिक्लेयर करें कि वो मुसलमान नहीं है। अगर उनकी अकीदत में कुछ फर्क आ गया है तो अल्लाह इसको तय करेगा हश्र के मैदान में। बंदों को तय करना हमारा इख्तियार नहीं है। अरे आप तो खुद मुसलमान नहीं है। जो अहमदिया को मुसलमान मान रहा है वो खुद मुसलमान नहीं है, ये बोला असीम वकार ने। जी, वो अल्लाह तय करेगा। ओके, असीम वकार, तो सिविल वॉर हो गया। असीम वकार, इसमें भी आरएसएस अल्लाह तय करेगा, आप कैसे तय कर रहे हैं? 10 बार मत कहलाइए। सुनिए सर, सुनिए, एक ही बात को 10 बार मत कहलाइए। मैंने कहा अकीदा, जो अकीदा होता है, जो थॉट्स होते हैं, वो तो आप कैसे करता है। देखो, मैं तो अतिकुर रहमान की बात को पकड़ के बैठा हूं। सुनिए, अल्लाह तय करेगा ना, आप तो कैसे तय कर रहे हैं? आप अल्लाह से ऊपर तो नहीं हो सकते। सुनिए सर, सुनिए सर,
मैंने ये नहीं कहा कि उनको जीने का हक नहीं है। मैंने ये भी नहीं कहा कि उनको देश निकाला दे दीजिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि वो इंसान नहीं है। आपने बोला वो मुसलमान नहीं है भाई, आप उनको उनके धर्म से खारिज कर रहे हैं। वो सब हो सकते हैं। और आप तो उनको भी, आपने तो उससे भी बड़ी लाइन ली। आपने बोला जो कहता है ये मुसलमान है वो खुद मुसलमान नहीं है। यानी आपकी नजर के अंदर अतीकुर रहमान मुसलमान नहीं है। मैंने क्यों बोला? देखिए अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं, अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, नहीं कोई डिफेंसिव नहीं हुआ। मेरा आपसे बड़ा सीधा, अगर कोई मुसलमान अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानता है, मेरा आपसे स्पष्ट और सीधा प्रश्न ये है, क्या अतीकुर रहमान मुसलमान है आपकी राय में? क्योंकि वो अहमदियों को मुसलमान मानते हैं। शहजाद पूनावाला तो वो खारिज हो ही चुके हैं काफी बारी। अतीकुर रहमान मुसलमान है कि नहीं आपकी राय? मुसलमान अहमदियों को मुसलमान कहता है। अगर कोई मुसलमान जानबूझकर अहमदियों को मुसलमान मानता है तो सर वो भी उन्हीं जैसा है। तो अतीकुर रहमान आप भी उन्हीं के जैसे नहीं है? आप मुसलमान, आप बताइए आप मुसलमान क्यों हैं जी? आपको क्यों माना जाए मुसलमान? अमीश जी, मैं असीम वकार साहब को सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जो कुरान ने सिखाया है हमको, इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिर्फ मैसेज पहुंचाने का इख्तियार दिया था, किसी को पाबंद करने का, किसी की अकीदत को टटोलने का या फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया था। सिर्फ मैसेज पहुंचाना हुजूर का काम था। एक मुसलमान की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाए। फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात का है। ओके विवेक, अब बताइए, आप मामला कुछ और था, हो कुछ और गया। अब आप बताइए, आप अहमदियों को मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ना, उससे फर्क क्या पड़ जाता है? अहमदिया एक कम्युनिटी है, पाकिस्तान में रहती है, पीड़ित है, उन पर एट्रोसिटीज हो रही है। अगर मेरा मुल्क उनको शरण देगा तो अच्छी बात है, तो उनको वेलकम करिए। शिया समुदाय है, डिफरेंसेस हैं, देयर आर सो, इतने फिरके हैं इस्लाम में, उसमें अगर कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो विक्टिमाइज हो रही हैं, तो अगर हम एक बिल बनाते हैं, शहजाद ने एक प्रश्न पूछा, बोला साहब हिंदू पीड़ित है, बिल्कुल ठीक है। फिर आप कहने साहब मुसलमान अगर यहाँ अच्छे हैं तो खराब स्थिति में है, तो वहां से मुसलमान बुला क्यों रहे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका शहजाद। हम इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि बिल अगर आप एक प्रस्तुत करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस को ना तोड़ें। हर बिल सेकुलर होना चाहिए। अगर बाकी धर्म के लोग पीड़ित आ सकते हैं तो मुसलमान को भी आना चाहिए। एक वाक्य विवेक जी, क्या प्रकाश करात कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे जब उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ हिंदुओं के नागरिकता की वकालत की? पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में आपसे पूछना सर सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। 10 सेकंड और 10 सेकंड। विवेक और वैसे में बहुत अच्छे मित्र हैं, पर विवेक जी मैं आपको मित्रता में पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों का ठेका आपने ले रखा है पूरी दुनिया का, आप ही है नेक्स्ट पूरी दुनिया के खलीफा, तो बताइए चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, अब आप चाइना की तो आप बात मत करिए। हिंदी चीनी भाई भाई हो चुका है। चाइना बहुत अच्छा मुल्क है। क्या हो क्या रहा है चाइना के अंदर? बताइए दीजिए आप भी, ऐसा क्या हो रहा है चाइना के अंदर? नहीं, सब अच्छा हो रहा है। चाइना इज गोइंग राइट, खलीफा है, कोई एट्रोसिटीज नहीं है। अमेरिकन प्रोपेगेंडा में बताइए। अब अतीक से पूछिए, अमेरिकन प्रोपेगेंडा में बताइए। अतीकुर रहमान, चाइना में मुसलमान प्रताड़ित है या अगर नहीं? कहीं गलत हो रहा है एक सेकंड सुनिए, हाँ या ना? चाइनीज लेफ्ट गवर्नमेंट में बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं है। मुसलमानों को पूरा इख्तियार है। चाइना में बहुत अच्छी तरह से वो अपनी मसाजिद को मेंटेन कर रहे हैं, अपने दीन को मेंटेन कर रहे हैं। अलबत्ता चाइनीज आइडियोलॉजी के साथ में कंप्लीट करने दीजिए ना शहजाद। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर इम्पोर्टर्स चाइना जाते हैं मुसलमान, और उनसे मैंने जाती तौर पे पूछा है, बहुत अच्छी तरह से ओके शहजाद, चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? देखिए ये है इनकी, अब आप देखिए एक 10 सेकंड में अमीश के शो पे मुस्लिम सॉलिडारिटी का पूरा पिक्चर क्लियर है। वहां पे अतीक रहमान को खारिज कर दिया गया इस्लाम से क्योंकि उन्होंने अहमदिया को मुसलमान बोला। अतीक रहमान ने जिंजियांग प्रोविंस के मुसलमानों को खारिज कर दिया, बोला उनके साथ कुछ गलत नहीं होता। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। बड़ी खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। मदनी के स्टेटमेंट के ऊपर राहुल गांधी और अरशद मदनी ने मुझे धमकी दी थी, बाकायदा सीधे तौर पे कहा है। उनकी धमकियों का असर नहीं होने वाला है, ये कहा है। निश्चित तौर पर जितना धमकाएंगे असम की जनता उसी तरह से जवाब देगी। असम की जनता मेरे साथ मजबूती के साथ खड़ी है। विवेक, अब तो एक्सपोज हो गया है,
सेकुलरिज्म का ये पूरा का पूरा उल्टा चश्मा, जहां पर मौलाना तय करते हैं कि किसको टिकट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो मौलाना है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े थे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टोपी नहीं पहनी थी, जो कुछ मुसलमान लेकर के गए थे, तो मदनी साहब प्राइम मिनिस्टर के समर्थन में आए थे और कहा था कि जरूरी नहीं होता सिंबॉलिज्म करना माइनॉरिटीज के भले करने के लिए। आज अगर वो वहां पहुंचे हैं तो बिल्कुल सही पहुंचे हैं। इंडिया अलायंस के हर नेता को वहां पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां जो मुसलमान है, हमारा भारतीय मुसलमान जो बांग्ला बोलता है बाई चांस, उसके खिलाफ ये कार्रवाई ना करें। पर अब तो टिकट तय कर रहे हैं कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ओके रोहित सिंह, एक सेकंड, रोहित सिंह 30 सेकंड, ऑडियो डाउन है रोहित सिंह, 30 सेकंड। लगता है रोहित तक आवाज नहीं जा रही, शहजाद पूनावाला। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि कुछ लोग जनाब और जमात के साथ, हम जनता के साथ, इसीलिए जनाब और जमात वाले धमकी दे रहे हैं। उनके लिए रोहिंग्या फरिश्ता है, हमारे लिए असम की जनता जो है जनार्दन है। ये असम को मॉन्स्टर बोलते हैं, सैयदा हामिद ने मॉन्स्टर बोला था। हमारे लिए असम की जनता जनार्दन, इनके लिए इनके जनाब और जमात में ही इनका फरिश्ता। ओके विवेक, क्या आपको लगता है इनके लिए जनता जनार्दन है, आपके लिए जमात जनार्दन हो गई है? हाँ, हमारे लिए भारत और हमारा सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पहले है। अगर आप बंदूकें देना चाहते हैं रिमोट एरिया में रहने वाले विलेजर्स को, हेमंत बिस्व शर्मा ये कह के कि अपनी रक्षा खुद करो, आपकी राय के अंदर स्टेट पुलिस और वीएचपी कॉमनल है और आरएसएस कॉमनल है। उन्होंने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके रोहित सिंह 20 सेकंड, रोहित सिंह 20 सेकंड, योर टाइम, ऑडियो डाउन विवेक। रोहित सिंह, देखिए, हेमंतो बिश्व शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। उस प्रकार की स्थिति जहां जहां है, पूरा देश जनमानस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कानून के साथ खड़ा है और कोई मौलाना ये अधिकार नहीं रखता है कि वो देश कैसे चलेगा, ये तय करेगा। देश बाबा साहब पूज्य अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान पे चलेगा और देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबकी सुरक्षा में खड़ा है, एक सेफ गार्ड के रूप में। जो लोग इस पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, ओके असीम वकार, क्या आपको लगता है विपक्ष का सेकुलरिज्म एक्सपोज हो गया है पूरी तरह से? 20 सेकंड्स। नहीं, देखिए, नहीं, बात एक्सपोज की या इसकी नहीं हो रही है। मैं फुरपुरा शरीफ पे बोल दूं कुछ, मुझसे तो पूछा ही नहीं आपने, फिर भी बोले दे रहा हूं। फुरपुरा शरीफ के पीरजादा ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ धोखा किया था। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को धोखा दिया था और वो धोखा उनका याद रखा जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे तो धोखे। ओके कितने मुसलमान खारिज हुए? 3 खारिज हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज का विचार, जो हमारी पद्धति है, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। शहजाद पूनावाला आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, शुक्रिया। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, नमस्कार। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज।